दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों के लिए, जबकि 7 जून तक लॉकडाउन है। छूट लिमिटेड है। फिर दिल्ली जाम क्यों हो रही है? कौन लोग हैं जो सड़कों पर गाड़ियां लेकर निकल पड़े हैं? दिल्ली में अनलॉक ने फिक्र बढ़ा दी है तो यूपी में भी हाल कुछ ऐसा ही है। 1 जून से उत्तर प्रदेश अनलॉक हुई तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। दिल्ली में अनलॉक से सड़कों पर ट्रैफिक जाम क्यों? कोरोना के भयंकर काल से निकलकर दिल्ली अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। कुछ दिन पहले तक अस्पताल और ऑक्सीजन के लिए जूझती दिल्ली जैसे सब कुछ भूल गई है। 42 दिन बाद दिल्ली जैसे ही खुली, सड़कों पर भयंकर जाम लग गया और यही तस्वीर दिल्ली की परेशानी बढ़ाने वाली है। दिल्ली में हुई सोमवार से अनलॉक की शुरुआत, कुछ क्षेत्रों को दी गई राहत, लेकिन सड़कों पर कई गुना ज्यादा बढ़ गया है ट्रैफिक। और ट्रैफिक की हालत ऐसी है कि आमतौर पर जो लॉकडाउन के दिन थे वहां सड़कें पूरी तरह से खाली नजर आती थीं, लेकिन अब अचानक अलग अलग सड़कों पर खूब सारी गाड़ियां दिख रही हैं। ये दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक आईटीओ का क्रॉसिंग है, जहां पर इस समय आपको गाड़ियों की कतारें इस समय लगातार दिख जाएंगी। केजरीवाल सरकार ने मजदूरों और गरीबों की रोजी रोटी के संकट को देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि लॉकडाउन में मजदूरों को रोटी के भी लाले पड़ गए। आज से अब चालू हुई, अब कुछ उम्मीद है कि दुकान चलेगी, बच्चे पालूंगी अपना। मैं कहाँ से पालूंगा? तो कोई कमाने वाला है ही नहीं, मैं खुद ही हूँ। खाना हमारा ये है, हम थोड़ा बहुत बनाते हैं तो हम 20-25 प्लेट बेच लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं बेचते। 20 रुपए प्लेट में खाना बेचती हूँ, 20-25 प्लेट बेचते हैं, हमारा खाना खर्चा आ जाता है, हम अपने बच्चे के पेट भर लेते हैं। सर बिल्कुल ही असर है। लॉकडाउन के वजह से परेशानी झेलना पड़ रहा है। अब क्या करें, जिस दिन काम पे आते हैं उस दिन का दिहाड़ी मालिक देता है। पहले तो सैलरी पे थे, अभी भी सैलरी पे है, पर जिस दिन बुलाते हैं उस दिन का तनख्वाह देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। लेकिन केजरीवाल ने ये भी कहा है कि अगर अनलॉक की गाइडलाइंस का ठीक से पालन नहीं हुआ और दिल्ली में कोरोना के केस बढ़े तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री खोलने की ही परमिशन मिली है, जबकि दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन है। ऐसे में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों को ही घरों से निकलने की इजाजत है। कामगारों को ई पास भी दिया गया है। फिर सड़कों पर इतनी भीड़ क्यों है? अनलॉक हुआ है, क्यों घर से बाहर निकले हैं? नहीं वैक्सीन किससे? वैक्सीन के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट है? इसका अनलॉक हुआ नहीं है पूरी तरीके से, क्यों घर से बाहर निकल रहे हैं? किस काम से? बैंकिंग प्लस सिविल का कुछ काम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। अच्छा, लखनऊ के वैक्सीनेशन सेंटर पर टूटी सोशल डिस्टेंसिंग। ये हैं लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और स्टेडियम में लोगों की खचाखच भीड़ है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। हम आपको बता दें कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम में वैक्सीनेशन कैंप लगा है, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँच गए कि संभालना मुश्किल हो गया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज से 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत के साथ में चुनौती ये भी है कि बड़ी संख्या में लोग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिनके स्लॉट बुक हैं उन्हीं को ये वैक्सीनेशन मिल पाएगा। बाकी लोग इस उम्मीद से यहाँ पहुंचे कि शायद उनके यहाँ आने से उन्हें वैक्सीन मिल जाए। हम मौजूद है लखनऊ के बाबू केडी सिंह स्टेडियम पर। आप देख सकते हैं कितनी लंबी यहाँ कतार लगी हुई है युवाओं की, लोगों की, जो यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ हो गई है कि प्रशासन को भी यहाँ पर बार बार इस बात को कहना पड़ रहा है कि जिनके स्लॉट है वही केवल आए, बाकी लोगों को यहाँ से जाना होगा। यूपी में चूंकि आज से सभी जिलों में टीकाकरण शुरू हो चुका है, ऐसे में जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और जिन्हें स्लॉट नहीं मिल पा रहा था, वो इस उम्मीद में इन विशेष कैंप पे पहुंचे हैं, जहां उन्हें लगा कि शायद उन्हें यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। प्रयागराज में अनलॉक होते ही जुटने लगी भीड़। ये प्रयागराज की फल सब्जी मंडी मुंडेरा मंडी की तस्वीरें हैं। यहाँ का हाल बेहाल दिखा, न लोगों के चेहरों पर मास्क दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही छोड़ दीजिए। खुद एक पुलिस वाला भी मंडी में
बिना मास्क के नजर आया। और जब लोगों से पूछा गया कि मास्क क्यों नहीं लगाया तो बहानेबाजी सुनिए। मास्क लगाते लगाते हमारा सांस फूलने लगता है, इसीलिए अभी उतार दिया। मास्क जेब में रखते हैं। जेब में रखने वाली चीजें क्या है? लगाते हैं, दिन भर लगाते, कान पिराता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। मास्क पहना है, थोड़ा गर्मी की वजह से नहीं मास्क उतार दिए हैं। प्रयागराज में कुछ शर्तों के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। अनलॉक को देर नहीं हुई कि लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। प्रयागराज की सड़कों पर भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। यूपी में कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बाद 1 जून से राहत देने का फैसला हुआ है। अभी प्रदेश के 75 में से 55 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से छूट मिली है। इन जिलों में कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम हैं। अब इन जिलों में कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार और दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं 600 से ज्यादा केस वाले लखनऊ समेत 20 जिलों में पहले की तरह ही आंशिक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली से कुमार कुणाल और सुशांत मेहरा के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। कोरोना की दूसरी लहर में पुणे शहर ने पूरे राज्य में सबसे ज्यादा बुरे दिन देखे। यहां लगातार कई दिनों तक सबसे ज्यादा मौतें हुई और सबसे ज्यादा केस आए। इसके बाद अगर आप पुणे के विधायक की करतूत सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन्होंने कोरोना के नियमों को हल्दी में मिलाकर हवा में उड़ा दिया। महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, लेकिन ये साहब मस्त हैं, डांस में डूबे हैं, कंधे पर सवार होकर झूम रहे हैं, जमीन पर भी जलवा दिखा रहे हैं। बेटी की शादी है तो खुशी में चूर है। काहे का लॉकडाउन, काहे का 25 लोगों की पाबंदी, क्या जरूरत मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग किस बला का नाम है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाना ही इनका काम है, क्योंकि इनका नाम है महेश दादा लांडगे और ये बीजेपी के विधायक हैं। 6 जून को इनकी बेटी साक्षी की शादी है और उससे पहले रविवार को हल्दी की रस्म के दौरान इन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। न केवल इस दौरान इनके घर पर भारी भीड़ जुटी, बल्कि किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। ये हाल तब था जब रविवार को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया था। रविवार को ही महाराष्ट्र में कोरोना के 18,600 नए केस आए थे। 402 लोगों की कोरोना से मौत हो गई थी। सरकार को हालात के और बेहतर होने की उम्मीद थी। लॉक से अनलॉक की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी ताकि करोड़ों लाखों लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। मगर महेश दादा जैसे विधायक अपनी खुशियों में इतना चूर थे कि उन्हें इन बातों का ख्याल भला कैसे आता। मगर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुणे पुलिस हरकत में आई। कोरोना नियमों को तोड़ने के आरोप में बीजेपी विधायक महेश दादा समेत 60 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया। इन सभी पर कर्फ्यू तोड़ने का केस भी दर्ज किया गया है। इस वीडियो में सिर्फ विधायक जी नहीं है, पिंपरी चिंचवाड़ महापालिका के अधिकारी सुनील बेलगांवकर भी कदम से कदम मिलाकर डांस कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन पर कोरोना के नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी है। जहां तक विधायक महेश दादा की बात है तो वो पिंपरी चिंचवाड़ के पूर्व कोऑपरेटर भी रह चुके हैं। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत एनसीपी से हुई थी। 2017 में वो एनसीपी छोड़कर बीजेपी में आ गए। राजनीति में आने से पहले महेश दादा को एक पहलवान के तौर पर जाना जाता था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या कायदे कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की लाठियां बरस जाती हैं। उठक बैठक कराने की तस्वीरें तो आमतौर पर नजर आती ही। वहीं ऐसे शादी समारोहों को पुलिस बीच में ही बंद करवा देती है। महाराष्ट्र में शादी को लेकर लॉकडाउन के नियमों की बात करें तो 25 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है। ये नियम तोड़ने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं नियम तोड़ने वाली जगह को सील कर दिया जाता है। क्या पुणे पुलिस बीजेपी विधायक के खिलाफ ये सारी कार्रवाई करेगी? लोग नियमों का पालन करें, इसके लिए आम और खास सभी के साथ एक जैसा बर्ताव जरूरी है। और तीसरी लहर को अगर रोकना है तो ये और भी जरूरी हो जाता है। पंकज खेलकर, पुणे,
आज तक। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना की दूसरी लहर से देश में 1 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया है। 97% से ज्यादा परिवारों की कमाई घट गई है। लॉकडाउन अब धीरे धीरे हटने लगा है, लेकिन चिंता जताई जा रही है कि दोबारा रोजगार के उतने ही मौके सबको मिलना मुश्किल हो सकता है। अब ये नौकरी सब कुछ छूट गई थी, तो क्या करें, मजबूरी थी, तो हमने मास्क की दुकान लगाई। इनके परिवार कैसे चलेंगे, ये सब चीजें उनको बैठले फटके। सबसे बड़ा जो नुकसान इस चीज का हुआ है वो हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। घर पर जाएंगे तो घर पर खाने को सोचने पड़ेगा, क्या चीज खाएंगे, कैसे लाएंगे। ये ना हो कि हम लोग उससे झीलते ये इस लेवल पे आ जाएं कि आवर पीपल डाई ऑफ हंगर। चूल्हा गरीब का हो या फिर देश के लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, पेट की आग बुझाने वाली रोजी रोटी पर आए संकट से नागरिकों को बचाने वाली दस्तक अब देनी जरूरी इसलिए हुई क्योंकि देश में जब कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों का कुल आंकड़ा 2 करोड़ 81 लाख पहुंचा है, तो बेरोजगारी वाले संक्रमण की महामारी से 1 करोड़ लोगों की नौकरी जाने का संकट कोरोना की दूसरी लहर में सामने आ रहा है। 3 तरह के लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, लोअर मिडिल क्लास और गरीब। इन तीनों वर्ग की कहानी के साथ भारत को बेरोजगारी की दूसरी लहर से बचाना जरूरी होता है। जिस वक्त देश में कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर चरम सीमा पर पहुंचकर उतर रही है, तब भोपाल की सड़क पर एक साइकिल पर रंग बिरंगे मास्क टांग कर बेचने के लिए खड़ा 12वीं का छात्र सनी इस बात की हकीकत है कि रोजगार और नौकरियां छीनने से बेरोजगारी की दूसरी लहर पीक पर आ चुकी है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर 12वीं के बच्चे की जिंदगी का पहिया बेरोजगारी से कैसे जुड़ गया? जवाब है सनी के पिता भूपेंद्र। एक निम्न मध्यम वर्ग के भूपेंद्र जो अब बेटे के साथ साइकिल पर मास्क टांग कर बेचने लगे हैं। वो खुद एक रेस्टोरेंट में काम करते रहे, लॉकडाउन में नौकरी गई। कोरोना के संक्रमण से बचाने वाला मास्क पेट पर आई बेरोजगारी के वायरस से बचाने का शुरुआती जरिया बना। पिछले साल भी अपन परेशान रहे, तो इधर उधर से कर्ज लेके अपन घर का खर्चा चलाता रहा। अब इसके बाद इस साल तो कोई देने का, पिछले साल का अपन दे ही नहीं पाए, तो इस साल कोई देने को तैयार ही नहीं। तो अब ये नौकरी सब कुछ छूट गई थी, तो क्या करें, मजबूरी थी, तो अपने मास्क की दुकान लगाया। मदद तो नहीं मिल सकती, पर बोल सकते कि घर का खर्चा चल जाता है, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते सर जी। तो आपको लगता है कि इस लॉकडाउन का एक ये असर पड़ा है आपके परिवार पे? सर असर तो बहुत पड़ा है, फिर क्या कर सकते हैं जी सर, बहुत असर पड़ा है, घर की स्थिति बहुत बदल जाती है। स्थितियां इतनी बदली हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 30 मई को खत्म हुए हफ्ते में देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 17.88% तक पहुंच गई, जबकि देश में बेरोजगार लोगों की दर 12% के करीब आ चुकी है। इसी बेरोजगारी की लहर ने मोटरसाइकिल से चलने वाले परिवार को साइकिल पर लाकर मास्क सड़कों पर बेचने के लिए मजबूर किया। कमा लेते आप एक दिन? सर कम से कम जिस दिन कभी कभी 300, कभी 400, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। कोरोना कर्फ्यू एक तरीके से संक्रमण को खत्म करने में तो कारगर रहा है, लेकिन लोगों की निजी जिंदगी पर भी इस कोरोना कर्फ्यू का जबरदस्त असर पड़ा है, और सनी उन्हीं में से एक है। भोपाल से अब देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक देती रिपोर्ट देखिए। संवाददाता आशुतोष मिश्रा राजधानी के उस इलाके में घूम रहे हैं जहां से देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की भीड़ निकलने की आशंका है। ये इंडस्ट्री, होटल और गेस्ट हाउस वाली है। यहाँ सन्नाटा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन रहा तो काम नहीं तो रोजगार नहीं तो कर्मचारी बाहर। सबसे बड़ा जो नुकसान इस चीज का हुआ है वो हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोविड। देखिए, एक मार होती है आदमी को, जान का खतरा कोविड से हुआ, इतने लोगों की जानें गई, इतना कुछ हुआ, वो हम सब ने सहा है। बट
इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ गया है, विच वी ऑल फेस टुडे, इज द वेरी सर्वाइवल ऑफ पीपल, देयर लाइवलीहुड, देयर ब्रेड एंड बटर। ये ना हो कि हम लोग उससे झीरते झीरते ये इस लेवल पे आ जाएं कि आवर पीपल डाई ऑफ हंगर। संभव है कि आप कहें कि अब तो लॉकडाउन खुलने लगा है, लेकिन एक्सपर्ट की चिंता इस बात को लेकर है कि जिन लोगों की नौकरी छूट गई उन्हें दोबारा मुश्किल से रोजगार मिलेगा। असंगठित क्षेत्र में नौकरियां जल्द मिलने लगेंगी, लेकिन क्वालिटी जॉब और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बनने में वक्त लग सकता है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है और लगभग 50 लाख नौकरियां छिनने का अनुमान बताया जा रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर महीने के हिसाब से लगभग 1500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है और लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलता है। और कोरोना काल के दौरान जो व्यापार है, लगभग मुश्किल से 5 से 7% व्यापार लॉकडाउन के दौरान इस सेक्टर में हुआ है। तो बहुत बड़ा नुकसान इस सेक्टर को उठाना पड़ रहा है। चिंता सिर्फ इस बात की नहीं कि 1 करोड़ लोगों की नौकरी और रोजगार पर संकट की रिपोर्ट आई। चिंता की बात यह भी है कि CMIE के सर्वे में केवल 3% परिवारों ने अपनी आय बढ़ने की बात कही, जबकि 55% ने कहा कि उनकी आमदनी गिरी है। 42% ने कहा था कि उनकी आय में कोई बदलाव नहीं आया। इसे अगर महंगाई के लिहाज से आंका जाए तो दावा है कि 97% परिवारों की कमाई घट गई है। जो समर्थ हैं, उनकी आमदनी घटती है तो चपेट में गरीब भी आते हैं। जैसे ये तस्वीरें हैं, ये ग्रामीण अपने घर से 500 किलोमीटर दूर काम करने गए। अब काम नहीं तो उत्तर प्रदेश से बिहार के गया वापस ट्रकों में भरकर लौटने लगे, लेकिन इन्हें नहीं पता वापस रोजगार बिहार में भी मिलेगा कि नहीं। घर पर जाएंगे तो घर पर खाने का सोचने पड़ेगा, क्या चीज खाएंगे, कैसे लाएंगे। लड़का छोटा छोटा बच्चा लेकर कहाँ से आ रहे हैं हम लोग, देखो भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं। जब एक तरफ आम आदमी की आमदनी में महंगाई और रोजगार पर आए संकट की वजह से गिरावट होगी, तो लॉकडाउन खुलने के बावजूद तुरंत बेरोजगारी वाली लहर से आई आपदा में राहत पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि आम आदमी खरीदारी कम करेगा तो बाजार खुलने के बावजूद रोजगार नहीं पैदा होगा। क्योंकि कोरोना से बच भी गए तो बेरोजगारी का वायरस आम आदमी को जीने नहीं देगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। देश में वैक्सीन को लेकर 2 तरह के विवाद हैं। एक विवाद वैक्सीन की जरूरत के मुताबिक सप्लाई ना होने का और दूसरा बड़ा विवाद राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी के आरोपों का। राजस्थान के कुछ जिलों में वैक्सीन को अधूरा इस्तेमाल करके फेंक देने के आरोप पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर जांच के लिए कहा है, जिसे गहलोत सरकार खारिज करती है। ऐसे में हमने भी वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें वैक्सीन की कितनी बर्बादी हो रही है। ऐसे ही एक सेंटर पर वाकरोटा में हम आए हुए हैं, जहां पर जाकर अंदर देखते हैं कि क्या यहां पर जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें वैक्सीन की बर्बादी भी हो रही है। भीतर वैक्सीनेशन सेंटर में संवाददाता शरद कुमार के हाथ में जो वाइल्स हैं, जिनसे वैक्सीन निकालकर उनका इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन अब भी इन वाइल्स में कुछ बूंद टीके की नजर आती है। तो क्या यही वैक्सीन की वो बर्बादी है जिस पर विवाद है, या फिर इन बूंदों को निकाला ही नहीं जा सकता? सिरिंज ब्लॉक हो जाती है और उस वायल में एयर आ जाती है। इस तरह की जो वायल में बच जाती हैं, इनका कहना है कि बहुत मुश्किल होता है इसको लेना, और कई बार सिरिंज में एयर आ जाता है, जिससे जिसको लगाने वाला है उससे भी परेशानी हो जाती है। तो वेस्टेज की एक ये वजह भी है, जो इनका कहना है कि इन परिस्थितियों की वजह से भी हमें इसमें वैक्सीन छोड़ना पड़ जाता है। एक वाइल या शीशी में 10 लोगों को टीका लगाने लायक वैक्सीन होती है, लेकिन जयपुर में ही इस पड़ताल को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बूंदी ले चलते हैं। यहाँ के टीकाकरण कक्ष में पॉलीथीन में इस्तेमाल की गई वैक्सीन की वाइल्स दिखती है। इनमें से जांच के लिए एक शीशी हमने निकाली, तो इसमें जो बची हुई बूंदे टीके की नजर आती हैं। क्या इन्हें संभाला नहीं जा सकता? खराब होने जैसी तो कोई बात नहीं है। हमारे को जितनी वाइल है वहाँ से आवंटित होती है, उस हिसाब से हम हमारे जो टीके लग रहे हैं उसमें एक वाइल में 10 टीके लगते हैं। उस हिसाब से तो कोई हमारे पास कोई वेस्टेज इफेक्ट रहे नहीं, लेकिन फिर भी अगर छोटा मोटा हो जाए 0.1 ml 0.2 ml के बाद अगर रह जाती है वाइल के अंदर, तो वो सिरिंज से एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो वेस्टेज क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जहां देश में वैक्सीन वेस्टेज कुल 6.3% का बताया जा चुका है, असम में करीब 7.70% वैक्सीन की बर्बादी का दावा है। बिहार में 4.96%, दिल्ली में 3.96% की बर्बादी,
हरियाणा में 5.72%, पंजाब में 4.98% और तमिलनाडु में 8.83% वैक्सीन बर्बादी की रिपोर्ट की गई। लेकिन जिस राजस्थान में 2% से थोड़ा ज्यादा वैक्सीन बेकार चले जाने का दावा है, वहां बाड़मेर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर जब संवाददाता पहुंचते हैं तो यहाँ भी वाइल्स में थोड़ा थोड़ा करके वैक्सीन बची दिखती है और इंचार्ज दावा करते हैं। उसका सर हमारे पास गाइडलाइन है, क्योंकि एक डोज तो पूरी बचती नहीं है, 0.1 बच गई या 0.1 से भी कम बच गई, वो उसको फिर वो क्या है, मतलब हमारे पास उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। मतलब दरअसल बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में कूड़े में वो वैक्सीन फेंकी जा रही है जिसमें टीका बचा रहता है। इन्हीं आरोपों से दिल्ली से जयपुर तक राजनीति को दवा मिल गई। राजस्थान सरकार की जो ये अव्यवस्था है पूरी कोविड के दौरान, उनकी जो मिसमैनेजमेंट है कोविड का, उसके लिए मुख्यमंत्री साहब स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराएं। किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। 18 से 44 आयु वर्ग के बीच के जो लोग हैं उनमें हमारा वेस्टेज 0 है और 45 साल से अधिक के लोगों का वेस्टेज हमारा 2% है। भारत सरकार ने भी 10% वेस्टेज को अनुमति किया है और राष्ट्रीय औसत 6% का है वेस्टेज का। तो इस हिसाब से कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में नंबर 1 स्थान पे है। वैक्सीन बचती तो दिख रही है, शीशियों में बचकर वापस कूड़े में जाती भी नजर आती है। जैसे जयपुर के ही बाहरी इलाके के एक और वैक्सीनेशन सेंटर पर शरद कुमार पहुंचे तो पाया कि यहाँ भी इस्तेमाल वाइल्स में कुछ वैक्सीन बचती है। वैक्सीन सेंटर पर इनका कहना है कि हम कोशिश करते हैं कि कभी भी जो है वो डोज बेकार ना जाए, लेकिन इस तरह से कई बार क्या होता है कि 10 व्यक्ति को लगना है और 8 व्यक्ति ही पहुंच पाता है। ऐसे में इस तरह से जो है ये डोजेस बच जाते हैं। तो सवाल है कि क्या इसका कोई हल नहीं? क्या केरल से वैक्सीन की बूंद बूंद का इस्तेमाल हर राज्य नहीं सीख सकता? दरअसल 10 डोज की एक वायल में 1 डोज एक्स्ट्रा दी जाती है ताकि वेस्टेज के बावजूद पूरी 10 डोज एक शीशी से लग सके। केरल में नर्सों ने शीशी में मौजूद एक्स्ट्रा डोज का भी पूरा इस्तेमाल किया है। नतीजा यह कि केरल में वैक्सीन वेस्टेज का आंकड़ा निगेटिव में है। जरूरत है कि इसी तरह हर राज्य में वैक्सीन की बर्बादी को कम से कम स्तर पर लाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षा का टीका लगाया जाए। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीन की बर्बादी के बाद अब बात टीके को लेकर भ्रम और भय के संक्रमण पर दस्तक की। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने चेचक को भी हराया है, पोलियो से भी मुक्त हुआ है। लेकिन इन दोनों टीकों को जब लगाने की बारी आई थी तब भी भारत में वैक्सीन को लेकर अफवाहें बहुत सारी थी। आज 21वीं सदी में भी हालात सुधरे हैं लेकिन पूरी तरह से बदले नहीं हैं। कोरोना की वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों के मन में भय है जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। 2-4 लोगों ने अपने अगल बगल लगाई, अपने गांव तरफ पे लगाई, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब उनको देखकर थोड़ा सा भय टाइप में भरा गया। हमारे यहाँ मोहल्ले में भी कुछ लोग लगवा गए, उनकी भी तबीयत खराब हुई है, तो इस डर की वजह से अभी नहीं लगवाई है। वैक्सीन लगने के बाद मतलब हाथ पैर टूट से टाइप के बुखार रहता है, जे वो अब उस चक्कर में आदमी घबराने जाता है। कोरोना से बचाव का तरीका तो वैक्सीन के रूप में आया, लेकिन वैक्सीन को लेकर भ्रम का इलाज बाकी है। कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास रत्तीबड़ गांव, तो डर किस बात का है? वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोगों के मन में डर बना हुआ है। भय है उनके मन में कि अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए या फिर कोई और नुकसान ना हो। ये डर खत्म नहीं हो रहा है ग्रामीण अंचलों में। सरकार कोशिश खूब कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद दूर दराज के इलाके तो छोड़िए, राजधानी भोपाल से सटे रातीबड़ गांव में भी ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तुलसी के पत्ते खाकर खुद की इम्यूनिटी बढ़ाने में जुटे लोकेश पढ़े लिखे हैं, संपन्न घर से हैं, लेकिन जब पूरे देश में टीका ही सबसे जरूरी उपाय है तो उस वैक्सीन के भरोसे को ये बीन कर अपने और अपने परिवार से अलग कर देते हैं। चल में क्या 2-4 लोगों ने अपने अगल बगल में लगाई, अपने गांव तरफ भी लगाई, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब उनको देखकर थोड़ा सा भय टाइप में भरा गया कि मतलब वैक्सीन लगने के बाद, पहले सही थे, लगने के बाद दिक्कत हो गई उनको ज्यादा, तो एक भय भरा गया। और क्या उसको देख के तो वो तो 2-3 दिन की तबीयत रही होगी ना, मतलब वो तो हरारत रहती है, वो तो डॉक्टर भी कहते ही हैं। 20-25 दिन तक बीमार था। मेरे पिताजी खुद लगी थी, उनको खुद कम से कम 25 दिन बाद रिलीफ हुआ उनको जाके, तो इसलिए थोड़ा सा भ्रम भरा गया मन में, और कुछ नहीं। मेडिकल साइंस कहती है कि वैक्सीन लगवाने पर बुखार या बदन दर्द जैसे लक्षण खतरे की निशानी नहीं,
लेकिन फिर भी राजधानियों के पास ही रहने वाले लोगों के जहन में बस गए भय तक जागरूकता नहीं पहुंच रही। हमारे यहाँ जिन जिन लोगों को भी लगी है उनकी अमूमन सभी की तबीयत खराब हुई है। मेरी मदर को भी लगी है, वो भी करीब करीब 20 दिन में रिकवर हुई हैं। और बहुत ज्यादा बुखार वगैरह और हाथ पैरों में दर्द, इस वजह से थोड़ा सा अभी देख लें। तो रिकवर तो हो गए ना, बुखार तो मतलब रहता ही है, वो तो डॉक्टर बोल चुके हैं कि रहता है। लेकिन सर इतना सर 20 दिन बुखार सर, ये ज्यादा बड़ी दिक्कत है ना सर, इस वजह से अभी नहीं लगवाई है। क्योंकि और भी हमारे यहाँ मोहल्ले में भी कुछ लोग लगवा गए, उनकी भी तबीयत खराब हुई है, तो इस डर की वजह से अभी नहीं लगवाई है। मध्य प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लग चुके हैं, लेकिन हालत अब भी यही है कि जहां वैक्सीन नहीं पहुंची वहां वैक्सीन से पहले वो भय फैल गया जिसका न कोई सिर है न पार। वैक्सीन लगवाने से इसलिए मना कर रहा है कि वैक्सीन की जो चल रही है अफवाहें उड़ रही है चारों तरफ के, वैक्सीन लगने के बाद ही मतलब अच्छा खासा व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उस चक्कर में एक डर भरा हुआ यार वैक्सीन, अभी बिना वैक्सीन के इससे ये क्या मालूम वैक्सीन और लगवा ली तो और ज्यादा तबीयत गड़बड़ होने लगे, उस चक्कर में अभी डर के मारे अभी ऐसा वैक्सीन के बारे में सोचे। अभी तक आपको ऐसा तो वो नहीं है ना कि मतलब तो अगर तबीयत खराब होती भी है तो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद में ठीक हो जाता है। वाली यार बात होती तो फिर अपन लगवा लेते, मगर उसमें क्या है 2-3-4 दिन नहीं, उसमें तो कम से कम 15-20 दिन लग जा रहे हैं आदमी को, मतलब जो मान लो को ऐसा हो जाता है जैसे हाथ पैर तो बिल्कुल काम करना ही बंद कर देते। यह हालत सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश के ज्यादातर राज्यों में, खासकर गाँवों में। तो जरूरत है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तरह ही जागरूकता कार्यक्रम की दस्तक भी गाँवों में दी जाए। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।